हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हम एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 3 और 4 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आव्यूह तथा सारणिक पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में कुल 9 लेक्चर हम कर चुके हैं। 10वां जो लेक्चर है वो इन 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी सहखंडज आव्यूह, इसे हम पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। आज इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो स्टूडेंट 18 जून को बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके लिए भी आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से इनवर्स मैट्रिक्स से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में। तो इसलिए 12th वाले स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को अच्छे से देखें। ओके, थोड़ा सा सेशन है वो लंबा हो जाएगा, कारण क्योंकि ये जो टॉपिक है दोनों ही बड़े टॉपिक हैं और दोनों को एक साथ करना बेनिफिट रहता है। ओके, ज्यादा क्लियर हो जाती है बातें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन्हीं से हम इनवर्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो शेयर कीजिए। और जैसा मैंने बताया कि ये जो वीडियो है वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो जो है वो शेयर करें आप। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया था और एग्जांपल क्या था? एक मैट्रिक्स ए है 2 3 और यहां था 4 और -1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था। और इस मैट्रिक्स से हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट की थी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, याद कीजिए। 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आता है? डायगोनल के एलिमेंट्स को बदल दीजिए, तो 2 3 की बजाय हम क्या लिख देते हैं, यहां 3 और यहां पर 2, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसके साइन चेंज कर दीजिए, -4 और यहां पर प्लस का 1। यह आया था। इसी प्रकार से ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स ली थी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी हमारे पास में 1 2 3 3 1 2, ओके, और 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स ली थी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आई थी अपने पास में? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। 2 क्रॉस 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करनी है आपको? डायगोनल के एलिमेंट्स को बदल दीजिए और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए। क्लियर है मेरी बात? 3 क्रॉस 3, क्योंकि हमारे जो सिलेबस की बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें या तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है या फिर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है। इसलिए हम दोनों के लिए तरीका पढ़ लिया हमने कि अगर 2 क्रॉस 2 की है तो डायगोनल के एलिमेंट्स को बदल देंगे, वीकेंड के अवयवों को, और बाकियों के साइन चेंज कर देंगे। और 3 क्रॉस 3 के लिए प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले इन एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए 1 2 3 जिस सीक्वेंस में दे रखे हैं वैसे ही, और 2 3 1। अब ये जो कॉलम है इस कॉलम को रिपीट करके लिखिए। 1 3 2 है, मैंने यहां लिख दिया 1 3 2, और इसे भी रिपीट करके लिख दीजिए, तो ये है 2 1 3। ऐसे ही ये रो जो है इसको रिपीट करके लिखिए। रिपीट कैसे करेंगे? 1 2 3 1 2, और सेकेंड रो को भी रिपीट करेंगे 3 1 2 3 1। दो रिपीट करके आप इस प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। सॉरी, इससे पहले एक स्टेप रेडी। क्या करना है? इधर से एक छोड़ देना है और इस साइड से एक को छोड़ देना। ये शॉर्ट ट्रिक है,
पूरी प्रोसेस तो कल बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि ये एलिमेंट्स को हटाते हैं, उनकी जगह कोफैक्टर्स लिखते हैं, फिर कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ये कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताई। इसमें हमें करना क्या है, बस इनको इस प्रकार से क्रॉस करो। ठीक है, ये अपन ने कैसे क्रॉस कर दिया। यहां से जो रिजल्ट आते हैं वो कोफैक्टर्स के रिजल्ट आते हैं। अब ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी, बाकी आगे भी हमें इनके बारे में बात करनी है। ये जो कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो देखो ये कितना बनेगा, 1 - 6 मतलब -5, 4 - 3 मतलब 1 और 9 - 2 मतलब 7। यहां देखिए 9 - 2 यानी 7, 1 - 6 मतलब -5, 4 - 3 यानी 1, 4 - 3 1, 9 - 2 7 और 1 - 6 मतलब -5। और इसका ट्रांसपोज लेने से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो एडजॉइंट ऑफ ए होगी। ट्रांसपोज कैसे देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दो, -5 1 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दो 7 -5 और 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रख दीजिए 1 7 -5। ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिला। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ओके, ये काम पिछले लेक्चर का था, इतना काम हो गया था। ओके, अच्छा जी, अब यहां से इन दोनों से जो निष्कर्ष आप निकालेंगे, मैं 4 कैलकुलेशन आपको करने के लिए कहूं। नंबर 1, आपसे ये कहा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ। ठीक है, नंबर 2, मैं आपसे ये कहूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको पहले एग्जांपल में से लेनी है, ऐसे दूसरे एग्जांपल में से भी लेनी है। अगर आप पहले एग्जांपल में से लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, 2 4 -1 3, तो कितना हुआ 6 + 4 यानी 10। ठीक है, अच्छा पहले एग्जांपल से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू से, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू तो कितना आएगा 3 - 4 1 2, ये कितना आ गया 6 + 4 10 10। यहां से आपको ये मिला रिजल्ट कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब यहां होना चाहिए ऐसा, देखते हैं क्या होता है। दूसरे एग्जांपल में आपसे कहा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये 3 × 3 वाला लिख दो, 1 2 3 3 1 2 2 3 1। ओके, कैलकुलेट करो, 1 × 1 × 1 1 हो गया। देखो ऐसे लिख देता हूं मैं इधर, 1 × 1 × 1 ऐसे करते हैं सारे उस फॉर्मूले से, 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27, फिर माइनस 2 × 1 × 3, देखो पहले ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करो 3 3 के जोड़े में, ये तीनों का समझ रहे हैं। फिर ये 2 आए तो इनके साथ में इधर से 1 लो, इधर से 1 तो इधर से 2, 3 3 के बन गए। अब नीचे से ऊपर की ओर 2 1 3 ये ले लिए, फिर 3 2 ये दोनों ले लिए, तो इनके साथ में एक कौन सा लेंगे, ये लेंगे। फिर ये 1 लिया तो इसके साथ में बाकी ये दोनों लेंगे। तो ये कितना हो रहा है, देखो 2 × 1 × 3 6 प्लस 6 प्लस 6, मैंने कल भी कैलकुलेट की थी 18 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहां पर सेकंड एग्जांपल में अगर एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी 324। दिमाग में अगर मान लो यहां भी इक्वल मिल जाती कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 10, यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 18, यहां भी अगर 18 मिल जाता तब तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाती, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हुआ क्या है एक्चुअली वो देखो। पहली जो
मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी, तो जाहिर सी बात है डिटरमिनेंट भी किस ऑर्डर का बना, 2x2 का, और एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या आया, 2x2 की। इस केस में तो इक्वल आ गई दोनों। इस केस में यहां 18 है और यहां पर क्या है, 18 का स्क्वायर आया। मतलब क्या इस वाले 10 को मैं 10 की घात 1 लिख सकता हूं क्या, 10⁻1। तो हुआ क्या, अगर आपकी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 10, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1 आएगी। 2x2 के केस में पावर 1 आएगी, 3x3 के केस में पावर 2 आएगी। अगर आपका मैट्रिक्स होता 4x4 का तो पावर 3 आती, मैट्रिक्स होता 5x5 का तो एडजॉइंट वाले के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर पावर कितनी आती, उससे एक कम, 5x5 में 4 पावर आ जाती। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहीं से पिछले वीडियो में ही बन चुकी थी, और वो क्या थी, नंबर 1 प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। ओके, अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी पर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, उसके बाद में उसके प्रूफ की बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप अपनी इस मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2x2 की, ये 2x2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ये क्या होता है, कैसे आएगा, अच्छा सेम यही रिजल्ट तब भी आता है जब आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो। कैसे, चलिए चेक करते हैं। मैं पहले एग्जांपल में आपसे ये कहूं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करो, तो पहले आप क्या करोगे, a लिखोगे, हाँ कि नहीं, पहले a लिख दिया आपने, क्या लिखा देखो, 2 4 -1 3, फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 3 -4 1 2, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना है देखो, 6 + 4 यानी 10, इधर मल्टीप्लाई किया -8 + 8 यानी 0, इधर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 + 3 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो प्लस का 4 प्लस का 6 यानी 10। देख पा रहे हैं 10 बाहर कॉमन आ रहा है, 10 के कॉमन आने के बाद में 1 0 0 1 बचेगा। क्या इस 10 को मैं ये कह सकता हूं कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, फर्स्ट एग्जांपल की बात हो रही है, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, हाँ या नहीं। तो इस प्रकार से आप, अच्छा उल्टा करके देखोगे, एडजॉइंट ऑफ ये पहले लिखो और ये बाद में लिखो, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की हो तो आपको क्या रिजल्ट मिले, जैसे मान लो ये वाली मैट्रिक्स है, सेकंड वाले में से अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम करके देखो, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करके देखो, डायरेक्ट रिजल्ट बताओ क्या रिजल्ट आएगा। सेकंड वाले की डिटरमिनेंट वैल्यू याद करो कितनी आई थी, 18, और इस बार जो आई आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप करके देख लेना, बात समझ रहे हैं। तो यानी कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी और बन गई, और ये काफी अहम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ, अगर ऐसे कहा जाए, ये भी एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई। क्या कह रहा हूं मैं कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फिर उसका वापस एडजॉइंट,
पॉसिबल है कि नहीं ऐसा? अगर ऐसा करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। अच्छा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जब भी आ जाता है उसको ये समझो कि ये कांस्टेंट नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर पर पावर n-2, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट आ गया और अंदर क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे? चलिए इसको जो आपका सेकंड, मैं एक काम करूंगा, जितने भी जो फॉर्मूले इनको ये जो फर्स्ट एग्जांपल था 2x2 वाला, इससे समझ लेंगे, आप इससे खुद करके देख लेंगे, ठीक है? सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर दोनों से बार बार करते देखेंगे तो मैं 2x2 वाले का करके दिखा देता हूं, और वही जो काम मैं 2x2 के लिए कर रहा हूं वही काम आपको 3x3 के लिए करके देखना है, ठीक है ना? तो चलिए, आप यहां नोटिस क्या कर रहे हैं कि ये आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर यहीं से मैं आपसे कहूंगी इस मैट्रिक्स का फिर से एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए का, जो ये मैट्रिक्स आई है ना, इस मैट्रिक्स के एक और एडजॉइंट लगा दो, तो आप क्या रिजल्ट लिखोगे कि प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को बदल दो, तो ये हो गए 2 और 3, हो कि नहीं हो? अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन क्या आ जाएगा, -4 वाले का +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं कि ये ए बन गया क्या, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, आपने ये देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए करने पर वापस ए आ गया। ये 2x2 का था इसलिए आ गया क्योंकि यहां आप देखिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 10 है, आपके पास में 10 ही आई थी इसकी पावर, उसके ऊपर पावर लगाएंगे 2 - 2 और यहां ए लिखेंगे, तो ये 2 - 2 यानी 0 और 10 की पावर 0 यानी 1, 1 × ए, तो ये क्या हो गया, ए हो गया क्या? समझ रहे? अच्छा जी, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आपको प्रूव भी करवा लेता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे केस में प्रूव करने के लिए भी हम किसी एग्जांपल का सहारा नहीं लेते हैं, यहीं से हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपने जो ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ी, इस प्रॉपर्टी से मैं इसको प्रूव करूंगा। प्रॉपर्टी हमारे पास में है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक है? अच्छा जी, यहां से अगर आगे बढ़ा जाए तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी से a को रिप्लेस कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ये लाइन, a इज रिप्लेस्ड बाय एडजॉइंट ऑफ a, हिंदी में लिख देना, a को एडजॉइंट ऑफ a से प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब जहां जहां a दिख रहा है आपको, वहां आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a लिख देना। तो ये रहा a, यहां लिख दो एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है? डॉट, ये एडजॉइंट था पहले से, a की जगह पर क्या लिख दो, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है? अच्छा, फिर आगे बढ़ो, ये a है, इसकी जगह लिख दो एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है? इनटू में i, बात समझ में आई? अच्छा जी, अब यहां आकर के ये तीनों प्रॉपर्टी तो लिख ली आपने, ये प्रॉपर्टीज एक साइड में लिखते चलो, जहां जहां प्रूफ की बात आए उसको एक साइड में आप करते चले, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि ये जो अपने पास में है एडजॉइंट ऑफ, क्या इसे मैं डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 लिख सकता हूं क्या? अभी अभी हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही है, एडजॉइंट ऑफ a की डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इनटू i, और इधर है अपने पास में ये एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, एक काम मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर रहा हूं कि a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, a से मल्टीप्लाई। अब ये तो देखो, फिर से बात मैं वही करूंगा कि ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको मैंने इधर लिखा और यहां लिख दिया a i, ओके?
अच्छा जी, ये क्या बन गया भाई, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन, a इंटू आई, आई को एज ए वन की तरह ट्रीट करना है, तो a इंटू आई क्या हो गया, a हो गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ a एक कांस्टेंट नंबर है, इधर से उधर जब जाएगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा क्या, और जैसे ये डिवाइड हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a की n माइनस टू हो जाएगी भाई, एक और नीचे आ जाएगी पावर, तो पावर होगी n माइनस टू। अच्छा यहां देखो ये i से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, i से मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस टू इंटू a। इसे आप ये प्रूव क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी, तीन होगी। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी ये होगी हमारे पास में, मैं लिख देता हूं और ये प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा नहीं, पहले इसका को सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी, तो अभी जो इससे पिछली प्रॉपर्टी हमने लिखी है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। क्लियर है। अच्छा यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दो, तो यहां भी दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, ये लो लगा दी। अब इसे सॉल्व करना है आपने, क्या है ये एज ए कांस्टेंट k की तरह ट्रीट होगा क्या, और याद करो एक फॉर्मूला तो पहले से ही आता है अपने पास में, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। याद आ रहा कुछ, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, ये एज ए k की तरह काम कर रहा है, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है k, तो ये लिख दिया मैंने, और इसकी पावर n लगा दी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर। अच्छा जी ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a n माइनस टू, पावर पर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है क्या, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस टू n। अच्छा एक और बात, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ a है क्या, इसकी पावर इसके साथ में ऐड हो जाएगी क्या, प्लस वन, तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसे आप ध्यान से देखो ये n माइनस वन का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर्टी ये होगी कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना इंटरेस्टिंग। एक बात और बताओ, अभी यहां से आपने क्या कहा कि एडजॉइंट ऑफ a की डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन, और जब दो एडजॉइंट लग गए तो क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, यहां n माइनस वन पर पावर वन, अगर तीन एडजॉइंट लग जाएं तो पावर क्यूब हो जाएगी, आप खुद चेक करके देखेंगे। तो यहां से मैं इसके अगला जो पॉइंट है, हालांकि नंबर 5 नहीं देंगे उसको, इसी में लिख देता हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स बाहर तीन बार एडजॉइंट लगा हुआ है, एडजॉइंट ए, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस वन का क्यूब। ओके, जेई में पूछा हुआ है, समझ पा रहे हो। तो बस हमने थोड़ा सा ध्यान से अगर कंसिडर
करके माइंड को कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं ये हटा रहा हूं, फटाफट आप साथ साथ नोट करते चलो वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है एडजॉइंट और इनवर्स उन्हें इस सेशन में कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगली कुछ प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ही साधारण सी प्रॉपर्टीज है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, कहे कि एडजॉइंट बताओ, तो आप क्या करो, पहले उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लो और फिर ट्रांसपोज लगा दो। एक ही बात है, कोई रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर दो मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई हो रही है तब एडजॉइंट कैसे होता है, एडजॉइंट ऑफ बी पहले आएगा और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आएगा। जिस प्रकार से ट्रांसपोज में होता है ना, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, पलट के आते हैं ये, तो ये पलट के आएगा। ठीक है, ऐसे ही 7वां पॉइंट कुछ ज्यादा ही खास होगा आपके लिए, एडजॉइंट ऑफ के इनटू ए। ये के कांस्टेंट है, ऐसे केस में क्या लिखा जाता है, के की पावर n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट। ये n क्या है, अभी बार बार आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपका मैट्रिक्स 3x3 का है तो n की जगह 3, अगर आपका मैट्रिक्स 2x2 का है तो n की जगह पर 2। ठीक है, आप अब इनको वेरीफाई करने के लिए कहिए आपसे कि ये तीनों कैसे वेरीफाई हुए, तो आप अपनी मर्जी से क्या करो, एक मैट्रिक्स ले लो, और नहीं क्यों लो, जो हमने उस एग्जांपल में ली थी वही ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स ले ली। अब आपसे कहे कि इसे वेरीफाई करो, तो पहले तो क्या करो, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो, 2 4 माइनस 1 3 आएगा। अब इसका एडजॉइंट ज्ञात कर लो, कर सकते हैं। फिर क्या करो, पहले एडजॉइंट ज्ञात करके फिर ट्रांसपोज ले लो, दोनों इक्वल आ जाएंगे, हो गई प्रूफ। अच्छा, ये वाला प्रूफ करना हो मान लो आपको, तो आप क्या करोगे, जैसे के की कोई भी वैल्यू ले ली अपनी मर्जी से, 5 ले लिया, तो आप पहले तो मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एडजॉइंट ले, और फिर क्या करो, एडजॉइंट ले और 5 की पावर, जैसे ये मैट्रिक्स 2x2 का है तो 2 माइनस 1 यानी 1, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों साइड से सेम रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ रहे? तो अच्छा, इससे वेरीफाई करना है तो दो मैट्रिक्स ले, ए और बी सेम ऑर्डर के लेंगे, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर नहीं लोगे तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। एक मैट्रिक्स 2x2 के लिए ली, एक 3x3 के लिए ली, मल्टीप्लाई पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ले, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एडजॉइंट ले, फिर ए का एडजॉइंट अलग ज्ञात करो, बी का एडजॉइंट अलग ज्ञात करो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, रिजल्ट सेम आए, इसका मतलब हो गया वेरीफाई। समझ रहे? तो इस प्रकार से ये 7 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए इसे मिटा रहा हूं, फटाफट आप इन 7 प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, और एक दो जो प्रूफ कीजिए बीच में वो भी आप याद रखें। अब इसके बाद में इनवर्स पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट आप उस क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखा है, और मैट्रिक्स ए है 0 1 2 -1 0 2 3 1 4। ओके, अच्छा, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू नंबर 1, पहला पॉइंट पूछा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे बताओगे, 0 1 2 -1 0 2 3 1 4, ऐसे लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि यहीं पर कैलकुलेशन करने लग जाओ, अलग से लिखो। डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा जाए तो आपसे क्या आंसर मिलेगा आपको, देखो 0 × 0 × 4 0, 1 × 2 × 3 6, 2 × -1 × 1 -2, फिर माइनस इधर करो, 3 × 0 × 2 0, 1 × 2 × 0 0, 4 × -1 × 1 -4। तो ये 6 - 2 4 + 4 8 आ गया। ओके, नंबर 2। अब आपसे मैं कुछ बातें पूछता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a पूछा जाए तो अब क्या बताओगे आप, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहां n की वैल्यू क्या है, 3 है। अच्छा, और k का काम कौन कर रहा है, 3, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 3। आप समझ रहे हैं, 3 to the power 3 into डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ 3 की पावर 3 27 into डिटरमिनेंट ऑफ a 8, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे आप। आप समझ रहे हैं, तो ये अपने पास में
कितना हो जाएगा 216। बात समझ रहे हैं? चलिए जी, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं। थर्ड पॉइंट पूछ रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ, हमें पता है, अभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n का काम कौन कर रहा है 3 माइनस 1 यानी 2। अब बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था 8, तो 8 का स्क्वायर यानी ये आ गया 64। ओके, अच्छा आपसे ये पूछ लिया जाए नंबर 4, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ, दो बार एडजॉइंट आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का क्या आएगा इस बार होल स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n की वैल्यू है 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 8, तो 8 टू द पावर 4 सॉल्व करके लिख सकते हैं। फिफ्थ, आपसे पूछा जाए कि फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। तो आप ये समझो कि ये तो है ए, पूरा ए ही समझो एक बार इसको, और ये वाला फॉर्मूला देखो के ए इज इक्वल टू के की पावर n, तो यहां पर क्या है 4, तो 4 की पावर n यानी 3, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ 4 टू द पावर 3 64, और डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट ये रही कितनी है 64। अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आना चाहिए। एक पार्ट और इसमें, और पार्ट है 3 एडजॉइंट अब बताओ, तो पहले तो इस 3 का काम करो, क्या है ये एज ए के की तरह काम कर रहा है, तो के ऊपर पावर आती है n, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। फिर 3 बार एडजॉइंट लगा हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 पर कितनी पावर लगा देनी है 3। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए 8, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 की पावर 3 यानी 8। इसको आप सॉल्व करके ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मिटाना होगी। अब हम, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात होगी, अब आगे बढ़ते हैं। दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इनवर्स भी आज ही पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप एडजॉइंट पढ़ते हैं तुरंत बाद में इनवर्स पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इसलिए दो क्वेश्चन तो, और जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो उन्हें और आगे इनवर्स का भी कोई और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के वो तो अलग लेक्चर में ले लेंगे। बाकी अभी आ जाओ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर, और जो मैं लिख रहा हूं फटाफट मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए। if A and B are two given two square matrices of order of same order, सेम ऑर्डर मतलब जैसे अगर A 2 क्रॉस 2 है तो B भी 2 क्रॉस 2 ही हो, A 3 क्रॉस 3 है तो B भी 3 क्रॉस 3 हो, है ना। सच दैट AB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू BA, देन A and B are said to be inverse of each other। हिंदी में लिख लीजिए, यदि A तथा B, यदि
ए तथा बी दो समान क्रम की वर्ग अवयव इस प्रकार हों कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। मतलब क्या है, सीधा सीधा सा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है और ऐसे ही बी और ए को मल्टीप्लाई करने पर भी आई आ रहा है। इस प्रकार हो कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, तब ए तथा बी को परस्पर या एक दूसरे की व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव, दोनों एक ही वर्ड है, व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव कहा जाता है। ओके, मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, तो ऐसे केस में जो आपका बी है वो किसका काम कर रहा है, ए इनवर्स का काम कर रहा है। मतलब बी का इनवर्स कौन हो गया, ए हो गया, और ऐसे ही ए जो है वो किसका इनवर्स हो गया, बी। हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स ये बी ए पावर -1 नहीं है, ध्यान रखना, इसे ए इनवर्स ही पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब आप अगर ये वाला जो ए इनवर्स है वो यहां पर रिप्लेस कर देते हैं इस बी की जगह पर, तो क्या आपको एक एक्सप्रेशन ऐसे मिल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। क्लियर है? तो ये हमारे लिए इनवर्स मैट्रिक्स। अब ये जैसे मैंने कहा कि इनवर्स मैट्रिक्स जो हो जो सीधा सा किससे रिलेशन में किससे रिलेटेड होगा, एडजॉइंट से। एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो कैसे, अब उनको लिंक करेंगे आपस में, फॉर्मूला बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए, ए इनवर्स। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, समझने के लिए एक्चुअली नहीं समझना बोलना है ये बात कि ए की पावर 1 और प्लस -1 यानी ए की पावर 0 और ए की पावर 0 यानी 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 और 1 को हम आई लिख देते हैं। समझने के लिए याद रख सकते हो, बाकी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका फॉर्मूला किस प्रकार से हमारे पास में बनेगा वो देखिए। अच्छा, एक चीज और, कुछ बातें यहीं से क्लियर कर देते हैं। यहां पर मैंने जो वर्ड लिखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स पॉसिबल है। भाई इनवर्स की डेफिनेशन में जो मैट्रिक्स हमने काम लिया वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर क्यों भाई बाकियों के क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचो, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस 3 है। अब मैंने कहा दूसरी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की हो, 2 क्रॉस 3, क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है? गुणा संभव है क्या इन दोनों का? बिल्कुल नहीं है, देखो बीच वाले सेम नहीं। ठीक है, अच्छा ऐसे केस में अगर आप बीए करें तो भी पॉसिबल नहीं है, हाँ या नहीं है? लेकिन अगर ये भी 2 क्रॉस 2 की और ये भी 2 क्रॉस 2 की हो, अब आप चाहे ए बी करो चाहे बीए करो, दोनों संभव है, हाँ या नहीं? और उनका जो रिजल्टेंट ये आई जो आ रहा है ना, इस आई पर भी मैं यहां एन लिख देता हूं कि अगर आपका मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है तो जो आई आएगा वो भी उसी ऑर्डर का है। लिखने की जरूरत नहीं होती है, आई समझ जाते हैं हम कि जो क्वेश्चन में अगर आपका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो उस क्वेश्चन में आई भी 2 क्रॉस 2 का ही है, और अगर 3 क्रॉस 3 का है तो आई भी 3 क्रॉस 3 का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखने के बाद अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी ये लिखी यहां पर, जस्ट जो पीछे प्रॉपर्टी हमने हटाई उन प्रॉपर्टीज में हमने ये लिखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, हाँ या नहीं? इस प्रॉपर्टी से हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि a इनवर्स से इस पूरे को सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों साइड a इनवर्स और लिख दो। हमें नहीं पता कि इस मैट्रिक्स के लिए a इनवर्स क्या है, लेकिन मैंने लिख दिया यहां पर। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ a एज ए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको तो पहले लिख दो और यहां लिख दिया a इनवर्स i। बस इतना ध्यान रखना, अगर आपने यहां a इनवर्स लेफ्ट में लिखा है तो इस i के भी लेफ्ट में लिखना है, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। अब आप सोचो ये क्या बन गया, अभी ये i बन गया क्या?
अभी हमने लिखा है कि ए इनवर्स ए या ए इनवर्स आई होता है। अच्छा ये क्या बन गया, ए इनवर्स ही बन गया कि क्यों, आई से मल्टीप्लाई होने का मतलब एक से मल्टीप्लाई होना, और एक से मल्टीप्लाई होने का मतलब कुछ नहीं। ओके अच्छा जी, तो अब आप यहां से अगर ध्यान देंगे तो ए इनवर्स इज, अच्छा ये एक और बात सुनो सुनो, आई जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो वाली साइड है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच गई, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो अब आपसे पूछो, अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट है एक, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये मत समझना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिखें ज्यादा बेहतर रहेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले तो उसका एडजॉइंट याद कर लो, और एडजॉइंट के एलिमेंट्स को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना, या मैं ये कहूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना, एक ही बात है। लेकिन लेकिन सुनो सुनो, नोट लगा रहा हूं, और इसमें पहला पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की। अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है तो सोच के देखो, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब फिक्स नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हिंदी में लिखना, सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव। पिछले लेक्चर में आया है नाम, और यहां क्या लिख दोगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो सोचिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट का नंबर 2 पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ये होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं, इन वर्ड्स में वो परेशान नहीं होना आपको कि भी नॉन लगा हुआ है तब तो ए नहीं लगता है, और जैसे सिंगुलर लिखा हुआ तब ये ए लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव, नाम से स्पष्ट है, अव्युत्क्रमणीय जिसका व्युत्क्रम नहीं हो, यानी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, तो यहां लिखेंगे आप ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि, पूछा भी ऐसे जाता है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दे दी जाती है या तो 2x2 की या 3x3 की, और फिर कहता है कि फाइंड ए इनवर्स, और ब्रैकेट में लिख देता है इफ एग्जिस्ट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गई तो क्वेश्चन वहीं खत्म कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नहीं आया इक्वल टू 0 तो फिर आगे फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट याद करेंगे, ये प्रक्रिया अपनाएंगे। ओके चलिए नोट कर लीजिए। अब आप इतना सा काम, एक तो 2x2 का तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, कोई नया नहीं ले रहा हूं क्वेश्चन में, कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और ये है 2 3 4 और -1, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ देन फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 4 -1 3, कितना आ गया 6 + 4 यानी 10, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर को ही हम क्या कहते हैं, इनवर्टिबल। ठीक है, हिंदी में लिख देना, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ओके,
अब एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सीधी प्रक्रिया बताइए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चेंज करो 3 2 -4 1। अब फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। काम देखो कितना आसान है, 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3/10 और -2/5। सबको एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट्स को 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3/10 -4/10 मतलब -2/5, 1/10 और 1/5। ये लो आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 3x3 ऑर्डर। 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। A इज इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है, और A इनवर्स आपको ज्ञात करना। तो फटाफट सबसे पहले जो पहला पॉइंट बनेगा आपका वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखें इसको, फिर सॉल्व करें। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ओके, सॉल्व करेंगे। 2 × 1 × 3, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 2 × 1 × 3 कितना आ गया 6। 0 × 0 × 0 ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहले ये 3 फिर ये 2 और ये 1, तो 0। -1 × 5 × 1 मतलब -1 × 5 × 1 तो -5, ठीक है। अब माइनस, फिर इधर करो, 0 × 1 × -1 मतलब -1, 1 × 0 × 2 तो +0, 3 × 5 × 0 +0। ये कितना आ गया, 6 में से 5 माइनस हुआ 1, सॉरी ये 0 ही आ जाएगा ना, 0 × 1 × -1 0 आ गया। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। लेकिन आप लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये किसकी कंडीशन हो गई अपने पास में, नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए 3x3 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया हमें पता है क्या, फटाफट आप सॉल्व पे ये काम करें। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 लिख दिया सबसे पहले। फिर फर्स्ट कॉलम को यहां पर 2 5 0, ये भी यहां लिखो 0 1 1। फिर फर्स्ट रो को लिखो नीचे 2 0 -1 2 0, ये भी लिखो 5 1 0 5 1 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलना, यहां से हमें सॉरी पहले एक काम रह गया ना, क्या, फर्स्ट रो ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो। अब करो मल्टीप्लाई क्रॉस, 3 -0, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, 3 -0 तो 3 आ गया, इसके ऊपर ट्रांसपोज भी आता है, ठीक है ना। अच्छा, आप कंफ्यूज तो ये नहीं हो रहे कि इस 2x2 वाले ऑर्डर में ट्रांसपोज नहीं लिया, 3x3 वाले, 2x2 वाले में जो शॉर्ट ट्रिक है वो ट्रांसपोज लेने के बाद की है, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो ट्रांसपोज लेने की पहले की। अच्छा एक काम करो, अगर मान लो आप चाहो कि नहीं हम तो नहीं लेंगे ट्रांसपोज, तो फिर एक काम किया करना, कैलकुलेशन ऐसे करना, लिखना कॉलम वाइज, समझ रहे हो। इधर कैलकुलेशन करो 0 × 0, कैलकुलेशन ये आपने फर्स्ट रो की है, लेकिन लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो देखो 3 -0 3 0 माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 15, 5 -0 ये कितना हो गया 5। ओके, ये हमने फर्स्ट रो के लिए थे लेकिन लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही
कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्रांसपोज वहां से हटा दो, फिर ये ऐसे लिखो। अब बताओ -1, इधर देखिए -1 -0 तो -1, फिर ये 6 तो 6 आ जाएगा। ध्यान दें मैं कर रहा हूं कॉलम रो में लिख रहा हूं कॉलम में, फिर 0 -2 तो -2, यहां जाओ 0 + 1 तो प्लस का 1, -5 -0 तो -5, 2 -0 तो 2। इस प्रकार से हमें ये मिल गया अपने पास 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ओके, अब थर्ड पॉइंट में हम फॉर्मूला लिखेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब 1 से डिवाइड करना, और 1 से डिवाइड करने का मतलब कुछ भी नहीं, यानी एज इट इज यही आपका आंसर आ जाएगा 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। आप एक काम करना, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके देखना, ये तो A इनवर्स आ गया और ये A था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना, वो आ जाएगा अपने पास में, I मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए मिटा रहा हूं, ये फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ, ये जो चीज है, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट है, अभी 18 जून को एग्जाम है, वो भी आप इस चीज को देखें। ओके, अच्छे से समझें कि किस प्रकार से मैं ये इनवर्स, वो कोफैक्टर, वो माइनर, वो सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एडजॉइंट याद करना बता रहा हूं, वो भी एक शॉर्ट मेथड से। ओके, चलिए अब फटाफट कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, नंबर 1, आपने अभी ये कहा A इनवर्स इज इक्वल टू I, लिखा है ना, यहां से A इनवर्स इज इक्वल टू I अपॉन A। ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, I अपॉन A लिखेंगे। कई बार क्या होता है 5 की पावर -1 बराबर 1/5 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन A की पावर -1 नहीं है, ये ध्यान रखें। हाँ, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद में और कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि A इनवर्स का इनवर्स करने पर, सोच के देखो, एक बार इनवर्स किया और फिर वापस इनवर्स किया तो वापस वो का वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिल गया। इसी के बाद में के ए, कोई कांस्टेंट नंबर अगर इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, 1 अपॉन के आ जाएगा और इनटू में ए इनवर्स आ जाएगा। कैसे हुआ देखो, ये के तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट पर पावर -1 होने का मतलब 1 अपॉन, जैसे 5 पर पावर -1 तो 1/5, लेकिन ये ए इनवर्स ही रहेगा। ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना वो पूरी प्रोसेस से करेंगे। ऐसे ही अगर ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप सोच के देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए की पावर के की डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और पावर के, तो यहां से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर -1। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसी क्वांटिटी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट पर पावर -1 है, इसका मतलब क्या मैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं, हाँ या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख रहा हूं मैं, ए के ट्रांसपोज का जब आप इनवर्स लेते हैं तो हमें मिलता है ए इनवर्स और इसका ट्रांसपोज। मतलब ये हुआ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले फिर इनवर्स ज्ञात करो, या पहले इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज ज्ञात करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और इसके ऊपर होल इनवर्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेके फिर एडजॉइंट ज्ञात करो, या पहले एडजॉइंट का इनवर्स ज्ञात कर लो, सेम रिजल्ट मिलेगा। और सातवीं प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब तक देखिए ट्रांसपोज में भी उल्टा होता है, मल्टीप्लाई में, एडजॉइंट में भी होता है, और इनवर्स में भी इस प्रकार से पहले बी इनवर्स लिखा जाता है और फिर ए इनवर्स। ये क्वेश्चन इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे पूछा जाए इसका, ए दे दिया आपको, ऐसे कोई 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, बी भी 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, और फिर कहा कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो आपको क्या करना था, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना था, मान लो नया मैट्रिक्स आ गया, सी नाम दे दिया हमने उसको, उसका इनवर्स याद कर लिया, एलएचएस होगी। फिर आपको अलग अलग
बी का इनवर्स अलग ज्ञात करना था, ए का इनवर्स अलग करना था, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना था, आरएचएस आ गई, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अपनी राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब इस पर आप कोई भी क्वेश्चन खुद की दृष्टि से आप करके देखना, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन आपसे। मिटा रहा हूं ये मैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो खुद सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन ये है a इज इक्वल टू, समझ लेना वैसा, a दे रखा है आपको 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, और 10 b दे रखा है, मतलब को मैट्रिक्स b को 10 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है, 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2, और यहां पर देखना शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 3 है या 5, आप देख लेना खुद, है ना। ये तो दो चीज दे रखी है आपको। अब 10 बी देने का मतलब बी क्या हो गया बताओ, ये दे जाएगा 1/10 और 10 से डिवाइड करके बी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ b इज इक्वल टू a इनवर्स देन फाइंड अल्फा। यदि b बराबर क्या है, a इनवर्स है हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। खुद करना है, कैसे करोगे, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक, ए का इनवर्स ज्ञात कर दो, प्रोसेस आपको बता दी। ए का इनवर्स जैसे ही आपके सामने आ जाएगा, यहां से बी कैसे ज्ञात करोगे, डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद में जो ए इनवर्स आपका आएगा उससे जो दिया गया बी है उसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके ये वाला एलिमेंट देखेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला। ये एक्चुअली ये एलिमेंट अल्फा नहीं है, ध्यान रखना। इधर 10 लिखा हुआ होने का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि बी क्या है बताओ, देखें तो बी ये है 4/10 यानी 2/5, 1/5 1/5 -1/2 0 अल्फा/10 1/10 -1/5 और 1/2, ये है आपका बी। और ये क्या कह रखा है, बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल। तो आप ए इनवर्स तो ज्ञात करना जानते हैं, अब उससे इस एलिमेंट को कंपेयर कर लेना, अल्फा/10 की वैल्यू क्या आ रही है वो कंपेयर करके देखेंगे तो आपको इसे रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में चलिए, घंटे भर का वीडियो हो गया, थोड़ा सा और करने थे। दो तो क्वेश्चन है जो जेई में आए हुए हैं, और एक मेथड और है, आपने देखा भी होगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें लिखा हुआ रहता है कि a इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दिया होता है, और फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी में आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं वो भी हमें करनी थी, लेकिन राजस्थान बोर्ड में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर भी हम दो क्वेश्चन, एक 2x2 के लिए, एक 3x3 के लिए, दो क्वेश्चन तो वो करेंगे अगले लेक्चर में, और दो क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के, वो चारों क्वेश्चन को शामिल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। अब काफी बड़ा हो चुका है वीडियो, बहुत ध्यान से देखना। ए इनवर्स ज्ञात करने की प्रोसेस सीखने का मतलब ये है कि आने वाले जो लेक्चर हैं जिनमें हम समीकरण निकाय को हल करेंगे, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम बहुत जल्दी, मतलब ए इनवर्स अगर आपको आ गया तो आगे बहुत सारे कंसेप्ट इजी वे में हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ाई लगातार रखो। अभी 12th का एग्जाम हो जाता है, जो 11 to 12th मूविंग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और नंबर ऑफ लेक्चर्स पर डे हिसाब से बढ़ जाएंगे। जो 11th का कोई चैप्टर रहा हुआ है या उस प्रकार से क्वेश्चन डाउट रहते हैं 11th क्लास के चैप्टर्स में, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आने वाले टाइम में आएंगे।
ओके, तो आप लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नया कुछ भी आए वो आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर करें। ओके, थैंक यू।